हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के संबंध में विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया था बच्चों। और विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, उसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, उसका व्यंजक क्या होता है, हम लोग सभी बातों पर है ना गंभीरतापूर्वक हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। और साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि मोलर ऊष्माधारिता क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नियत आयतन मोलर ऊष्माधारिता, नियत दाब मोलर ऊष्माधारिता, है ना। क्यों जो है हम लोग सीपी जो होती है सीबी से बड़ी होती है, इन सभी फैक्टर पे हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि है ना नियत दाब मोलर ऊष्माधारिता और नियत आयतन मोलर ऊष्माधारिता, जिसको हम लोग सीपी और सीबी भी कहते हैं, इसमें क्या संबंध है ना। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे इस क्लास में वैसे बच्चे जो नए हैं, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, है ना। और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे ताकि जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात को मैं बताऊँगा उसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों कि सीपी और सीबी में क्या संबंध होता है। इसको हम लोग मेयर का सूत्र भी कहते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग मेयर का सूत्र भी कहते हैं, इसे हम लोग मेयर का सूत्र भी कहते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक बात आप लोग समझ में आना चाहिए बच्चों, इस बात को देखिए। यहाँ पर मेरे पास मान लेते हैं कि एक पिस्टन है कि नहीं, एक पात्र है। ये एक पात्र है जिसमें एक घर्षण रहित जो है एक पिस्टन लगा हुआ है। और ये घर्षण रहित पिस्टन का मतलब हो गया कि ये पिस्टन जो है कि नहीं, ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं। और इसमें जो है आदर्श गैस का n मोल अणु लिया गया है ना। आदर्श गैस का n मोल अणु लिया गया है। तो इसमें n मोल अणु है। अब वास्तविक स्थिति मतलब प्रारंभिक अवस्था में इस गैस का दाब है P, आयतन है V और ताप है इसका T, है कि नहीं। जब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि नियत, है ना, जब इसको नियत आयतन पर जब इसमें ऊष्मा दी जाती है, नियत आयतन पर जब हम लोग ऊष्मा देते हैं, तब तो आप जानते हैं कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है कि नहीं। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब नियत आयतन में जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। जब आयतन में इसका परिवर्तन नहीं होगा तो गैस के अंदर का दाब जो होती है बढ़ जाती है। तो गैस का दाब हम लोग मान लेते हैं कि बढ़ करके कितना हो गया, P प्लस डेल्टा P हो गया, दाब बढ़ गया। और दाब बढ़ने के साथ साथ जो होती है, जब गैस को गर्म किया जा रहा है कि नहीं, गैस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर में वृद्धि होगी। तो टेम्परेचर भी बढ़कर कितना हो गया, T प्लस डेल्टा T हो गया। लेकिन आयतन में वृद्धि नहीं हो रही है ना। गैस के आयतन में वृद्धि नहीं होती है, गैस का आयतन भी ही रखा गया। तो सबसे पहले हम इन बातों पर विचार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें इसके बारे में मैं लिख देता हूं कि देखिए, माना एक पात्र के अंदर, देखिए माना एक पात्र के अंदर, है कि नहीं, आदर्श गैस का, माना एक पात्र के अंदर आदर्श गैस का, है ना, आदर्श गैस का n मोल अणु, n मोल आदर्श गैस का n मोल अणु रखा गया है कि नहीं, जिसका दाब ताप आयतन, जिसका दाब ताप तथा आयतन, जिसका दाब ताप तथा आयतन क्रमशः रिस्पेक्टिवली क्रमशः P V तथा T है ना, P V तथा T है। बात समझ में आ गया, P V तथा T है। देखिए कि पात्र में एक घर्षण युक्त, है कि नहीं, पात्र में एक घर्षण युक्त पिस्टन लगा है, घर्षण युक्त पिस्टन लगा है कि नहीं, जो ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र है, जो ऊपर नीचे करने के लिए, जो ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, जो ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र है। ये बात समझ में आ गया, जो ऊपर नीचे करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं। देखिए पहला स्टेप में क्या होता है, ये देखिए प्रारंभिक अवस्था में, देखिए प्रारंभिक अवस्था में पिस्टन को, है कि नहीं, पिस्टन को
बंधित कर दिया जाता है, बंधित कर, है ना, गैस के आयतन को, बंधित कर गैस के आयतन को नियत कर दिया जाता है, गैस के आयतन को नियत कर दिया जाता है, गैस के आयतन को नियत कर दिया जाता है। बात समझ में आया? बंधित का मतलब होता है जाम कर देना। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग पिस्टन को क्या किए हैं, जाम कर दिए, है ना। या पिस्टन ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में पिस्टन को बंधित कर गैस के आयतन को नियत कर दिया जाता है और गैस को, है ना, और गैस को Q1 ताप पर, है ना, या Q1 गैस को Q1 ऊष्मा देकर, Q1 ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है, Q1 ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है, गैस को Q1 ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है, जिससे, है कि नहीं, जिससे गैस का दाब, है ना, जिससे गैस का दाब, है कि नहीं, बढ़कर, जिससे गैस का दाब बढ़कर P प्लस डेल्टा P हो जाता है, P प्लस डेल्टा P हो जाता है ना, तथा ताप बढ़कर T प्लस डेल्टा T हो जाता है, T प्लस डेल्टा T हो जाता है। बात समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? तो गैस के, यहाँ पे देखिए, तो गैस के, है कि नहीं, ताप में वृद्धि कितना हुआ? तो गैस के ताप में वृद्धि, तो हम लोग जानते हैं कि वृद्धि कितना होगा, अंतिम तापमान, तो T प्लस डेल्टा T माइनस प्रारंभिक तापमान, तो यहाँ से T कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास डेल्टा T हो गया, है कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि जब नियत आयतन पर जब ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि इस प्रारंभिक अवस्था में हम लोग नियत आयतन पर, क्योंकि आयतन यहाँ पे नियत है कि नहीं, नियत आयतन पर ऊष्मा दिए हैं, तो यह ऊष्मा जो होती है सिर्फ गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह, है कि नहीं, यह ऊष्मा, है कि नहीं, यह ऊष्मा नियत आयतन पर दिया गया है, यह ऊष्मा नियत आयतन पर, यह ऊष्मा नियत आयतन पर दिया गया है, इसलिए यह, है कि नहीं, इसलिए यह सिर्फ गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है ना, गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी, गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी। समझ में आ गया बच्चों? तो अब यहाँ पर देखिए कि यह ऊर्जा का समीकरण कैसे देंगे। नियत आयतन पर दिया गया ऊष्मा, नियत आयतन पर दिया गया ऊष्मा का व्यंजक, है कि नहीं, ऊष्मा का सूत्र भी लिख सकते हैं। ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू N CV, है कि नहीं, CV यहाँ पर कितना होगा, डेल्टा T या DT जो भी कहिए, डेल्टा T ही माने हैं, तो हम लोग डेल्टा T का ही प्रयोग करेंगे, DT नहीं लिखे, है ना, डेल्टा T। तो यहाँ पर N जो है बच्चों, ये क्या होता है, N तो मोल की संख्या है, तो मोल मेरा यहाँ पर 1 है, क्योंकि हमने पहले ही किया है कि 1 मोल अणु लिया गया है कि नहीं। तो इसको N का मान को हम लोग, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि N मोल अणु लिया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, N भी आप लोगों का वहाँ पे रहेगा, है ना, आप जैसा चाहिएगा, क्योंकि हम ऊपर में इस बात का मेंशन किए हैं यहाँ पर कि आदर्श गैस का N मोल अणु रखा गया। तो हम लोग एक काम करते हैं कि N को N ही रहने देते हैं, तो N को हम लोग 1 नहीं लेंगे, N को हम लोग 1 ही रहने देते हैं, है कि नहीं, N को N ही रखने देंगे, ये स्टेप मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो N को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार रख दिए, Q1 इज इक्वल टू NCV डेल्टा T यहाँ पर हम लोग रख दिए, क्योंकि यह जो ऊष्मा दिया गया है वो नियत आयतन पर दिया गया है। तो आप बोलिएगा कि सर ये हम लोग समीकरण कहाँ से लाए हैं, तो ये समीकरण जो कल वाले वीडियो को मैंने बताया था कि नियत आयतन पर, है कि नहीं, विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो व्यंजक होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया है ना। कल वाले वीडियो को आप लोग देखेंगे तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये समीकरण मैंने कहाँ से लिया गया है। क्लियर हो गया? अब ये ऊष्मा सिर्फ क्या करता है कि गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। समझ में आ गया? अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि जो पिस्टन पे जो हम लोग गैस रखे थे बच्चों, अब उस गैस को हम लोग नियत दाब पर हम लोग ऊष्मा देंगे, नियत दाब पर ऊष्मा देंगे, है कि नहीं। तो नियत दाब पर जब ऊष्मा दी जाती है तो क्या फ़र्क होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है कि नहीं।
तो देखिए अब क्या करेंगे दूसरा स्थिति में कि अब गैस को, देखिए अब गैस को नियत दाब पर, है कि नहीं, अब गैस को नियत दाब पर ऊष्मा दी जा रही है ना, ऊष्मा Q2 देते हैं, नियत दाब पर ऊष्मा Q2 देते हैं जहाँ Q2 जो है वो किससे बड़ा है, Q1 से बड़ा है, मतलब ज़्यादा ऊष्मा देते हैं। अब गैस को नियत दाब पर Q2 ऊष्मा देते हैं जहाँ Q2 बड़ा है Q1 से, मतलब प्रारंभिक जो ऊष्मा दिए थे, है कि ना, उससे ज़्यादा ऊष्मा हम लोग अभी Q2 दे रहे हैं। अब गैस को नियत दाब पर Q2 ऊष्मा देते हैं तो दिया गया ऊष्मा, यहाँ देखिएगा कि दिया गया ऊष्मा गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के साथ, है ना, गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के साथ, है ना, वृद्धि करने के साथ साथ क्या करेगा कि गैस का आयतन में वृद्धि करेगा, गैस के आयतन में वृद्धि करेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल वाले ही वीडियो में ये अच्छी तरह समझाया था बच्चों कि जब हम लोग नियत दाब, तो दाब नियत कब होगा, जब हम लोग इसमें Q2 ऊष्मा हम लोग देंगे, है कि नहीं, तो ये ऊष्मा सबसे पहले इस गैस को गर्म कर देगा। तो गैस को जैसे ही गर्म करेगा तो इसका दाब में वृद्धि होगी, इसके अंदर दाब में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। तो दाब में जो वृद्धि होगी तो वो जो अब स्थिति ऐसी है कि ये पिस्टन जो होती है बंधित नहीं होकर के ये आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आयतन जो है तो नियत नहीं है ना, क्योंकि अब ये गैस प्रसारित होगा। जब गैस के दाब में वृद्धि के साथ जब ये गैस पिस्टन के ऊपरी सतह पर दाब डालेगा तो पिस्टन क्या होगा कि बाहर की ओर धकेला जाएगा, मतलब वो बाहर की ओर खिसकेगा। तो बाहर की ओर जब ये खिसकता है तो इसका मतलब है कि कुछ कार्य किया गया, है ना, कुछ डेल्टा डब्ल्यू इसमें या डी डब्ल्यू इसमें कुछ कार्य किया गया। हम डी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेल्टा का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू इसमें कुछ कार्य किया गया ये पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने में। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा का जो ये परिमाण है वो दो रूपों में नष्ट हो रहा है, एक तो गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और एक तो पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने में कुछ कार्य करने में संपादित हो रहा है। तो मतलब दो तरह से ऊर्जा यहाँ पर खर्च हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं बात कि दिया गया ऊष्मा गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ गैस के आयतन में वृद्धि करेगा। तो आयतन में वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया कि पिस्टन की ओर बाहर खिसकता है। तो देखिए आयतन में वृद्धि से, है ना, आयतन में वृद्धि से पिस्टन बाहर की ओर खिसकता है, पिस्टन बाहर की ओर खिसकता है। अतः गैस के द्वारा, है ना, अतः गैस के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि दिया गया ऊष्मा दो रूपों में खर्च होता है। तो यहाँ पर दिया गया ऊष्मा बराबर कितना होगा, देखिए दिया गया ऊष्मा इक्वल टू होगा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, गैस के द्वारा दिया गया ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि एक तो हो गया, और दूसरा नंबर में हो गया कुछ कार्य डी डब्ल्यू को संपादित करने में खर्च हो जाता है। तो कितना ऊष्मा दिए हैं, तो यहाँ पर Q2 ऊष्मा दिए। गैस के आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आंतरिक ऊर्जा, तो प्रारंभिक अवस्था में जो हम लोग ऊर्जा दिए हैं Q1, इतना ही गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, है ना। और जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी, बात को समझिए कि जो अतिरिक्त ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा, वो तो कार्य को संपादित करने में खर्च हो रही है। क्योंकि इस बात को समझने वाली बात है बच्चों कि जब हम लोग नियत आयतन पर ऊष्मा दिए थे, है कि नहीं, तो यहाँ पर इसकी ऊर्जा कितनी वृद्धि हुई थी, आंतरिक ऊर्जा। तो दिया गया ऊष्मा Q1 था तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी Q1 ही होगी। तो इस स्थिति में भी Q1 ही होगी। लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा, मैंने कहा है कि Q2 का मान Q1 से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना ही कार्य को संपादित करने में नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर Q1 आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगा, Q1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो कार्य संपादित हो रहा है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों, क्योंकि Q2 का परिमाण Q1 से ज़्यादा है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि Q1 के बराबर होगी, और जो अतिरिक्त ऊर्जा है, मतलब Q1 से जितनी ज़्यादा ऊर्जा है वो ऊर्जा कार्य को संपादित करने में खर्च हो जाएगी।
बात को क्लियर हो गया कि ये ऊर्जा दो रूपों में नष्ट होती है, एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और एक तो कार्य को संपादित करने में खर्च हो जाती है। तो अब यहाँ पर कितना कार्य होता है इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए, है कि नहीं। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। दूसरी बात है, इसको समीकरण नंबर हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। और एक बात है कि नियत दाब पर जो दी गई ऊष्मा होती है उसका व्यंजक हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए, नियत दाब पर दिया गया ऊष्मा को कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे। नियत दाब पर दिया गया ऊष्मा, नियत दाब पर दिया गया ऊष्मा इज इक्वल टू Q2 बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं N, यहाँ पर हो जाएगा Cp और यहाँ पर हो जाएगा dt। बार बार यहाँ पर हम dt का प्रयोग कर रहे हैं, है कि नहीं। डेल्टा T होगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। Q2 इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी हो जाएगा। क्योंकि हमको आदत है बच्चों हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का, इसीलिए हाथ जो है पहले डी लिख करके ही सूचित कर देता है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो मैं आप लोगों को मेयर का सूत्र बता रहा हूँ वो थर्मोडायनामिक्स में भी बताऊंगा। थर्मोडायनामिक्स में कैसे बताएंगे कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसी के आधार पर मैं ये एक बार और आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि Cp और Cv के बीच में क्या संबंध होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स अभी तक पढ़ाया नहीं है, इसीलिए मैं उस सूत्र का, प्रथम सूत्र का, है ना, अर्थात ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, है ना। इस सूत्र को प्रतिपादित मैं एक बार और करूंगा जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसी सूत्र का प्रयोग मैंने किया है कि Q2 नियत दाब पर जब ऊष्मा दिया जाता है तो ऊष्मा का व्यंजक हम लोग NCP dt के रूप में हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ इस समीकरण को भी हम लोग 3 मान लेंगे बच्चों। मेन प्रॉब्लम हम लोगों को यहाँ कैलकुलेट करना है कि कितना कार्य संपादित होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए कि गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, गैस के द्वारा किया गया कार्य, है ना, गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य का व्यंजक हम लोग जानते हैं कि डेल्टा W कार्य बराबर कितना होता है कि बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है कि बल गुना विस्थापन, इसको हम लोग कार्य कहते हैं। बात क्लियर हो गया। बल गुना विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक पिस्टन का फोटो बनाते हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है कि नहीं, और इसमें जो गैस भरा हुआ है और इसको हम लोग जो ऊष्मा देकर गर्म कर रहे हैं, और इस पर कितना दाब डालेंगे बच्चों, आप जान रहे हैं कि इस पर कितना दाब डालेगा। इसमें P दाब डालता है जिसकी वजह से ऊपर विस्थापित होता है। और जो ये विस्थापन हो रहा है, यहाँ से पिस्टन यहाँ पर था, ये खिसक करके बाहर यहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो विस्थापित हुआ, इसको विस्थापन को हम लोग डेल्टा x मान लेते हैं कि डेल्टा x दूरी से पिस्टन विस्थापित होकर के बाहर की ओर खिसका, डेल्टा x। अब ये पिस्टन जो ऊपर आप देख रहे हैं तो ये कैसा होगा, ये तो चक्ति नुमा होता है। तो इस चक्ति नुमा जो पिस्टन होती है, पिस्टन तो गोल होती है, जैसे कि आप लोग पिचकारी जब खेलते हैं तो देखते होंगे कि उसका जो वाशर जहाँ पे लगा रहता है वो कैसा होता है, गोल होता है, वृत्ताकार होती है कि नहीं। तो इस आकार की होगी तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल को भी हम लोग a मान लेते हैं। क्लियर हो गया इस बात को। तो इस पर अब बल कितना लगा, तो बताइए यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि बल जो है F लग रहा है और पिस्टन कितना दूरी से विस्थापित हो रहा है, तो डेल्टा x दूरी से विस्थापित हो रहा है। तो अब देखिए पिस्टन के सतह पर लगाया गया दाब कितना है, P है। तो मान लेते हैं कि देखिए माना पिस्टन की सतह पर, देखिए माना पिस्टन की सतह पर, है कि नहीं, पिस्टन की सतह पर डाला गया दाब कितना है, पिस्टन की सतह पर डाला गया दाब, पिस्टन की सतह पर डाला गया दाब P है तथा पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है कि नहीं। पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का, पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। तो दाब की परिभाषा से, है कि नहीं, तो दाब की परिभाषा से, तो दाब की परिभाषा कितनी क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू F बाई A होता है। तो डेट सिंप्लाइज F का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू PA हो जाएगा। तो F का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, तो F का मान यदि हम लोग रखेंगे तो डेल्टा W इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, F के जगह में रखेंगे तो ये हो गया PA और यहाँ पर हो गया डेल्टा X। तो अब यहाँ पर बताइए कि A इंटू डेल्टा X ये क्या है कि नहीं, A इंटू डेल्टा एक्स मैंने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुना लंबाई या विस्थापन जो भी कह सकते हैं, ये आयतन होता है। जो पिस्टन के द्वारा जो प्रसारित भाग है उसका ये आयतन है। यहाँ पे भी बात को लिख देता हूँ कि जहाँ A डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स पिस्टन के द्वारा प्रसारित या पिस्टन के द्वारा विस्थापित
या तय किया गया आयतन भी कह सकते हैं। पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन है, तय किया गया आयतन है, जो किसके बराबर होता है? प्रसारित गैस के आयतन के बराबर होता है। पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन ये किसके बराबर होता है? प्रसारित गैस का आयतन के बराबर। प्रसारित गैस का आयतन के बराबर होता है, प्रसारित गैस का आयतन के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? dV भी मान सकते हैं। तो डेल्टा W इज इक्वल टू पी, यहाँ पर कितना हो गया? डेल्टा V हो गया। ये बात को हो गया। अब डेल्टा W का मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए डेल्टा W तथा Q2 का मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, डेल्टा W है ना, सब का मान को रख देते हैं। डेल्टा W Q1 तथा Q2 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि समीकरण नंबर 2 Q2 भी है ना, सॉरी यहाँ Q2 भी है, Q1 भी है और डेल्टा W है। तो Q2 का भी मान हम लोग जानते हैं, Q1 का भी मान जान रहे हैं और डेल्टा W का भी मान जान रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो यहाँ लिखे डेल्टा W Q1 तथा Q2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। तो Q2 का मान देखिए यहाँ पर है NCP डेल्टा T है, तो यहाँ पर रख दिए। देखिए NCP यहाँ पर हो गया डेल्टा T। Q1 का मान क्या है? N, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि Q1 का मान क्या है? देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ से, है कि नहीं, कि NCB डेल्टा T है। तो ये भी मान को हम लोग Q1 का भी मान को वहाँ रखेंगे। तो Q1 का मान को रखेंगे तो क्या मिलेगा? NCB यहाँ पर हो गया डेल्टा T, और है ना डेल्टा W का मान क्या निकल गया? PdV। तो ये निकल गया P डेल्टा V, और यहाँ पर है ना P डेल्टा V निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे। तो इधर ले आएंगे तो ये हो गया NCP डेल्टा T माइनस NCV डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया P डेल्टा V। इसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखिए N डेल्टा T कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे N डेल्टा T को कॉमन कर दिए। अब यहाँ से क्या बच गया मेरा? CP माइनस CV, और इधर बच गया बच्चों P, और यहाँ पर बच गया डेल्टा V। ये इक्वेशन हमको मिल गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि इसके बाद का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है। तो वहाँ पर जो इक्वेशन निकला था बच्चों, वो ये निकला हुआ था कि N डेल्टा T, और यहाँ पे ब्रैकेट में था मेरा CP माइनस CV इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो ये इक्वेशन मेरा निकला था। तो अब जानते हैं कि आदर्श गैस का अवस्था समीकरण क्या होता है। आप लोग जानते हैं, देखिए आदर्श गैस का अवस्था समीकरण से, है कि नहीं, आदर्श गैस का अवस्था समीकरण से, है कि नहीं, आदर्श गैस का अवस्था समीकरण से। तो आदर्श गैस का समीकरण होता है कि PV इज इक्वल टू nRT, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे समीकरण को, है कि नियत आयतन पर क्या करेंगे, है कि नहीं, इसको अवकलित कर देंगे। देखिए नियत आयतन पर इसको हम लोग अवकलित करेंगे। देखिए नियत आयतन पर अवकलित करने पर, है ना, अवकलित करने पर, तो अवकलित करेंगे लेकिन वहाँ पर D का सिंबल का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डेल्टा का सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो गया PdV इज इक्वल टू, यहाँ पर भी N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ अवकलन डिफ्रेंसिएशन किसका हो जाएगा? तो T। तो इसके जगह में हम लोग लिख दिए डेल्टा T। तो यहाँ से देखिए हमको PdV का भी मान मिल गया, P डेल्टा V का भी मान मिल गया। तो P डेल्टा V का मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए P डेल्टा V का मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, ऊपर के समीकरण में, है कि नहीं, ऊपर के समीकरण में रखने पर, तो ऊपर के समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर हो गया N डेल्टा T, ये हो गया CP माइनस CV। तो PdV का मान कितना हो गया? NR डेल्टा T। तो डेल्टा T इधर कट गया, N देखिए इधर से भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरा? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये इक्वेशन जो मेरा है CP और CV के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो ये क्या हो गया? CP और CV के बीच में संबंध है। देखिए यह क्या है? CP और CV के बीच में संबंध है। यह CP और CV के बीच, यह CP और CV के बीच संबंध है, यह CP और CV के बीच संबंध है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा बच्चों, है ना। तो यही है संबंध। तो आप लोग जो है आज ये समीकरण को मैंने साबित किया है, लेकिन जब थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय ये समीकरण को एक बार हम लोग पुनः
सत्यापित करेंगे, और वो जो सूत्र के द्वारा जब हम लोग सत्यापित करेंगे, है कि नहीं, तो आप लोग देखिएगा कि ये सत्यापन काफ़ी आसान हो जाता है कि नहीं। तो ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ये जो है उष्मा क्या बोलते हैं और ताप का जो एक टॉपिक्स था जिसको हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता या मोलर ऊष्माधारिता था ये बच्चों, तो ये मेरा टॉपिक्स को समाप्त होता है। तो अब हम लोग दूसरा चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बच्चों, कैलोरी मीटर, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या शुरू करते हैं, कैलोरी मीटर, कैलोरी मिति भी जिसको हम लोग कहते हैं, कैलोरी मिति। तो कैलोरी मिति मतलब होता है, कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ऊष्मा का मापन, तो कैलोरी मिति जो होती है कि भौतिकी का वैसा भाग होता है बच्चों, है ना, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा का मापन करते हैं। तो हम लोग तो पहले, इससे कुछ समय पहले, है ना, शायद हम लोग 4-5 या 6-7 वीडियो पहले जो भी है बच्चों, हम लोग देखे थे कि ताप को किस प्रकार मापते हैं, है कि नहीं। ताप को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि द्रव्य थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, है कि नहीं, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर हम लोगों ने देखा था, है ना। तो बहुत सारे थर्मामीटर के जरिए जो है ताप को मेजर किया जाता है। उसी प्रकार ऊष्मा को भी मेजर किया जाता है कि ऊष्मा को कैसे मापा जाता है। तो ऊष्मा के मापन के लिए जो होती है फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच ही आता है बच्चों, जिसका अध्ययन ऊष्मा और ताप के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन उस अध्याय को हम लोग कैलोरी मिति कहते हैं, है कि नहीं। तो इसके विषय में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं बच्चों। तो कैलोरी मिति सबसे पहले किसको कहते हैं, हम लोग पहले यह बात लिख देते हैं बच्चों। देखिए भौतिकी का वैसा शाखा, है ना, देखिए भौतिकी का वैसा शाखा, है कि नहीं, भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत, है कि नहीं, भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा का मापन का अध्ययन किया जाता है कि नहीं, ऊष्मा का मापन का अध्ययन किया जाता है कि नहीं, ऊष्मा का मापन का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा का मापन का अध्ययन किया जाता है, कैलोरी मिति कहलाता है, कैलोरी मिति कहलाता है, कैलोरी मिति कहलाता है। ये बात समझ में आ गया। कैलोरी मिति किसको कहते हैं, ऊष्मा के मापन का ही एक ब्रांच है, फिजिक्स का एक शाखा है जिसको हम लोग कैलोरी मिति कहते हैं। तो कैलोरी मिति को शुरू करने से पहले बच्चों हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आखिर कैलोरी क्या होता है कि नहीं। कैलोरी के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए बच्चों के, क्योंकि कैलोरी जो होती है ऊष्मा का सीजीएस मात्रक पद्धति में इसका मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक किसमें, सीजीएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो हम लोग कैलोरी की परिभाषा हम लोग देखेंगे, है कि नहीं, क्या होता है कैलोरी। तो सबसे पहले कैलोरी को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो इसका भी परिभाषा जो है उसी के आधार पर दिया जाता है कि नहीं। मैंने इसका परिभाषा लिख देता हूँ, लेकिन इसमें बहुत विसंगतियाँ भी है, इसीलिए इसकी परिभाषा जो होती है 2-2 3-4 स्टेप में दी जाती है। विसंगतियाँ क्या होती है मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले क्या होता है इसका परिभाषा कि 1 ग्राम, है कि नहीं, देखिए 1 ग्राम शुद्ध जल, है कि नहीं, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को, है कि नहीं, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण, है कि नहीं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहा जाता है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहा जाता है कि नहीं, कैलोरी कहा जाता है। बात समझ में आ गया, ये इसका बेसिक डिफिनेशन है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, 1 ग्राम शुद्ध जल लीजिए आप, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, चाहे उसका जो भी तापमान है 35 डिग्री है तो आप 36 डिग्री सेल्सियस करने तक जितना ऊष्मा आप उसको दिए वही ऊष्मा कैलोरी कहलाएगी, है कि नहीं। लेकिन इसमें विसंगतियां कहाँ आती है इस बात को समझ जाइए। यहाँ पर स्टार दे करके यहाँ पर लिख देते हैं, ये इसका बेसिक डिफिनेशन है ना। उसके बाद इसका क्या किया जाता है, लेकिन देखा गया क्या है बच्चों कि जल का ताप जो होती है, शुद्ध जल का ताप, यहाँ देखिए शुद्ध जल का ताप, है कि नहीं, शुद्ध जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बात बुझें, शुद्ध जल का ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वहीं शुद्ध जल के ताप, है ना, शुद्ध जल का 1 ग्राम का तापमान लिए हैं कि कितना लिए हम लोग, 1 ही ग्राम लिए हैं। इस बात को
अब ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध जल के 1 ग्राम का तापमान दिया, यहाँ पर भी 1 ग्राम है, यहाँ पर भी देखिए शुद्ध जल का ताप है कि नहीं, शुद्ध जल का ताप को 80 डिग्री सेल्सियस से 81 डिग्री सेल्सियस करने के लिए यहाँ पर भी ऊष्मा की मात्रा क्या आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो दोनों में क्या विसंगतियां हैं कि दोनों में ऊष्मा की मात्रा अलग अलग होती है कि नहीं। तो 20 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए कि कोई जल है जिसका प्रारंभिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और उसका तापमान को 21 डिग्री सेल्सियस हमको करना है, तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वहीं किसी जल का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है और वहीं उसको हम लोग 81 डिग्री सेल्सियस करना है, तो उसमें ऊष्मा की जितनी आवश्यकता होगी, तो दोनों के ही ऊष्मा के परिमाण में अंतर आ जाता है, अलग अलग ऊष्मा का मान में अंतर हो जाता है। ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा बच्चों। तो एक प्रयोग से देखा गया है बच्चों कि 0 डिग्री सेल्सियस से, है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक, है कि नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस तक कैलोरी का मान, बात समझे, मतलब ऊष्मा का परिमाण, कैलोरी का मान घटता है। कैलोरी का मान क्या होता है, घटता है। समझ में आ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक कैलोरी का मान घटता है। वहीं 37.5 से, है कि नहीं, 37.5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक कैलोरी का मान बढ़ता है कि नहीं, कैलोरी का मान बढ़ता है, कैलोरी का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए ऊष्मा का मान घटता है। इसका मतलब है कि ये कम ही ऊष्मा में, है ना, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर को प्राप्त कर लेगा, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाने के लिए ऊष्मा हमको ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब ऊष्मा की परिमाण में वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा ऊष्मा खर्च होता है। ये बात आप लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आता है बच्चों कि इसका हम लोग ऐसा डिफिनेशन क्या दें जिसके वजह से मेरा पूरा कंप्लीट क्या हो जाए, है ना, इसका मतलब जो है निचोड़ निकल करके आ जाए कि कैलोरी का यही बेसिक डिफिनेशन। तो दोनों के बीच का हम लोग एक अंतर ले लेंगे। तो अंतर क्या लेंगे कि 3.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक, है कि नहीं, 1 ग्राम। तो इसका हम लोग डिफिनेशन इस प्रकार भी देंगे कि 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 3.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, है कि नहीं, आवश्यक ऊष्मा की, है कि नहीं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक, है कि नहीं, 1 कैलोरी कहते हैं या फिर छोटी कैलोरी भी इसको कहा जाता है। ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी या छोटी, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो है ना, इस कम टेम्परेचर में ऊष्मा का मान क्या होगा, घटेगा, इसलिए बहुत छोटा सा ऊष्मा देना पड़ेगा, बहुत कम ही ऊष्मा देना पड़ेगा, इसलिए इसको 1 कैलोरी या फिर छोटी कैलोरी भी इसको कहा जाता है, छोटी कैलोरी कहते हैं, इसको हम लोग छोटी कैलोरी कहते हैं। तो अब ये जो है, इस छोटी कैलोरी में ऊष्मा का मान बहुत कम होता है, छोटी कैलोरी में, है ना, छोटी कैलोरी में ऊष्मा का मान कम होता है, ऊष्मा का मान कम होता है, ऊष्मा का मान कम होता है, छोटी कैलोरी में ऊष्मा का मान कम होता है। अतः हमको ज़्यादा जब ऊष्मा की आवश्यकता हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी ऊष्मा की मात्रा के लिए हम लोग किलो कैलोरी का यूज़ हम लोग करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए अधिक ऊष्मा के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि अधिक ऊष्मा के परिमाण के लिए, अधिक ऊष्मा के परिमाण के लिए, अधिक ऊष्मा के परिमाण के लिए किलो कैलोरी का यूज़ किया जाता है कि नहीं, किलो कैलोरी का यूज़ किया जाता है, किलो कैलोरी का उपयोग करते हैं, किलो कैलोरी का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गया, किलो कैलोरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किलो कैलोरी क्या होता है बच्चों, तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं, किलो कैलोरी किसको कहते हैं। तो यहाँ किलो कैलोरी के लिए हमको 1 किलोग्राम जल लेना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम शुद्ध जल के ताप को, है कि नहीं, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की, है ना, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को
किलो कैलोरी भी कहते हैं, है कि नहीं, किलो कैलोरी कहते हैं, किलो कैलोरी कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो एक और तरह से इसकी परिभाषा दी जाती है जिसको हम लोग सामान्य कैलोरी भी कहते हैं, सामान्य कैलोरी, है कि नहीं, सामान्य कैलोरी किसको कहा जाता है। देखिए कैलोरी की कितनी परिभाषा सिर्फ विसंगतियां के कारण ही इसको दी जाती है बच्चों, है ना। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे करेंगे कि 1 ग्राम, एकदम सब देखते जाइए, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को, है कि नहीं, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, है कि नहीं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को सामान्य कैलोरी कहा जाता है, सामान्य कैलोरी कहते हैं, सामान्य कैलोरी कहते हैं, सामान्य कैलोरी कहते हैं। और एक और होता है बच्चों जिसको हम लोग औसत कैलोरी भी हम लोग कहते हैं। औसत कैलोरी किसको कहा जाता है, देखिए औसत कैलोरी किसको कहा जाता है कि नहीं, औसत कैलोरी किसको कहते हैं। अब औसत कैलोरी के लिए हम लोग टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे और उसका औसत निकाल देंगे तो औसत कैलोरी हो जाएगा, है कि नहीं। आवश्यक, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखें कि 1 ग्राम, है कि नहीं, 1 ग्राम शुद्ध जल, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को, 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को या ऊष्मा की औसत मात्रा को, है कि नहीं, ऊष्मा की औसत मात्रा को, है ना, औसत मात्रा को औसत कैलोरी कहते हैं, वो औसत कैलोरी कहते हैं, औसत कैलोरी कहते हैं बच्चों। तो ये था मेरा पूरा कैलोरी का कहानी जिसको मैंने आप लोगों तक रखा, है कि नहीं। कल मैं आप लोगों के क्लास में स्टार्ट करूंगा बच्चों कि कैलोरीज का इम्पोर्टेंट टर्म कौन कौन सा होता है कि नहीं, तो उससे वो कैसे हम लोग ऊष्मा को मापन करते हैं, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार होता है, ये सभी बातों पर मैं कल विचार करूंगा। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोग हर एक बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। जो भी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोग तक इसका समाधान जरूर पहुंचाऊंगा बच्चों। तो ठीक है आप बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। आज जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।